हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट दो इक्वेशंस पढ़ी थी मोशन की वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। आज हम मोशन की जो थर्ड इक्वेशन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से वो हम ड्रॉ करेंगे, जो आपके पास क्या होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये इक्वेशन मोशन की थर्ड इक्वेशन है और उसी ग्राफ का यूज़ करके हम ड्रॉ करेंगे। हमने जो ग्राफ पिछले दो इक्वेशंस निकालने में हमने यूज़ किया है, तो ये ग्राफ हमारा एक स्ट्रेट लाइन ए बी, ए पॉइंट पर जो स्पीड है वेलोसिटी है वो u है और b पर जो वेलोसिटी है वो कितनी है v है। ठीक है, और टाइम पीरियड जो है यहाँ से लेकर जीरो से लेकर यहाँ तक जो टाइम पीरियड है दैट इज़ t। ठीक है, तो हमने एक बात पढ़ी है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। हम एक बात जानते हैं, क्या हमें ये पता है एरिया अंडरलाइन इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया लाइन होती है उस लाइन के नीचे का एरिया हमें वैल्यू देता है किसकी, वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये हमारा वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। अगर हम इस ग्राफ के जो लाइन आई है, ब्लू वाली लाइन आप देख रहे हैं, इस लाइन के नीचे का अगर एरिया फाइंड आउट करते हैं तो वो एरिया हमें किसकी वैल्यू देता है, डिस्प्लेसमेंट की। तो जो डिस्प्लेसमेंट मिलती है वो हमें कहाँ से मिलेगी, एरिया अंडरलाइन। तो ये जो लाइन आई है इस लाइन के नीचे का एरिया हम निकालते हैं। क्लियर? तो हमने पिछले जो सेकंड इक्वेशन पढ़ी है उस सेकंड इक्वेशन में हमने क्या देखा था कि हमने लाइन के नीचे का एरिया निकाला था। उस केस में हमने यहाँ पे दो शेप कंसिडर की थी, एक तो ये ट्राइंगल आपकी ए बी सी और दूसरी ये ए सी डी ई, ये जो रेक्टेंगल थी ये हमने कंसिडर की थी, है ना। तो यहाँ हमारे पास सेकंड इक्वेशन निकालने के लिए हम इसको दो भागों में बांट के ट्राइंगल का एरिया निकाला और फिर रेक्टेंगल का एरिया निकाला। अब हमें क्या करना है, अब इस लाइन के नीचे ये जो पूरी शेप है इस पूरी शेप को एक इकट्ठी शेप माननी है। अब दो भागों में डिवाइड नहीं करेंगे, अब इसका हम कंबाइंड एरिया निकालेंगे पूरे का। अब इस लाइन के नीचे का जो एरिया होगा ये एरिया आपको कंबाइंड निकालना है। कंबाइंड एरिया यहाँ से लेकर ये सारा एरिया आपको इकट्ठा निकालना है। अब आपको दो पार्ट्स में नहीं निकालना है। ठीक है, तो ये जितना भी एरिया है ये सारा एरिया आपको इकट्ठा निकालना है। तो अब ये शेप, तब तो दो भागों में बांटा, तब तो आपके पास एक ट्रायंगल हो गई एक रेक्टेंगल। अब इस कंप्लीट शेप को हम क्या बोलेंगे, तो ये शेप क्या होती है, तो ऐसी शेप जो होती है वो होती है क्या आपके पास, ट्रेपेजियम। तो मतलब हमारे पास यहाँ पर एरिया निकालना है ट्रेपेजियम का। इसका नाम क्या है ट्रेपेजियम का, ए बी डी ई। इस ट्रेपेजियम का एरिया जो निकालेंगे वो हमें डिस्प्लेसमेंट एस से हम डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देगा। तो अब इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। ट्रेपेजियम का एरिया जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, तो पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, तो ये जो साइड है ए ई ये वाली साइड और ये जो साइड है बी डी ये साइड, ये दोनों साइड्स क्या हैं, पैरेलल साइड से ट्रेपेजियम की। और ये जो है ए सी, ये जो है दिस इज हाइट, तो ये इस ट्रेपेजियम की हाइट है। तो ये लाइन किसके पैरेलल है, टाइम के एक्सिस के पैरेलल है। तो मतलब ए से लेकर सी तक जो टाइम होगा कितना होगा, टी टाइम होगा।
तो ए सी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, टी आएगी। क्लियर। तो अब हम इस फॉर्मूले में रखते हैं, तो एस इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड कौन कौन सी है, तो ए ई है, प्लस में दूसरी साइड कौन सी इसकी पैरेलल, बी डी। ये दोनों साइड्स पैरेलल है तो इन दोनों का सम लिया, मल्टीप्लाई हाइट क्या है इसकी, ए सी। तो एस इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई ए ई, ए से लेकर ई तक ये वेलोसिटी कितनी है, यू है, प्लस में बी डी, बी से लेकर डी तक जो वेलोसिटी कंप्लीट वेलोसिटी कितनी है, वी है, मल्टीप्लाई ए सी, ए सी ये कितना टाइम है यहाँ से लेकर ए से लेकर सी तक, तो ये टाइम है टी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर इनकी वैल्यूज रख दी। इस इक्वेशन को जो है हमने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो मोशन की पहली इक्वेशन हमने पढ़ी है क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस में ए टी। तो u को इधर ले आए v की साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का u इज इक्वल टू ए टी। टी जो है a के साथ मल्टीप्लाई है, तो a को अगर हम लेफ्ट साइड में लेकर आते हैं इधर, तो अभी ये t के साथ मल्टीप्लाई में है, तो लेफ्ट साइड में आने पर क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो v माइनस यू अपॉन में क्या हो जाएगा, a, दैट इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा, t। इस t की वैल्यू को यहाँ से उठाकर हम इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो पुट करेंगे वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में t की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, s इज इक्वल टू हाफ u प्लस वी मल्टीप्लाई t की जगह क्या पुट कर दिया हमने, v माइनस यू अपॉन में a। तो s इज इक्वल टू हाफ u प्लस वी को हम लिख सकते हैं v प्लस यू। ठीक है, चाहे u प्लस वी लिखो चाहे v प्लस यू लिखो, दोनों सेम चीज़ें हैं। तो v प्लस यू हमने लिख दिया इसको, ये आपका v माइनस यू है डिवाइडेड बाई a है। तो बेटा यहाँ पर ये एक फॉर्मूला बन जाएगा, a प्लस बी की मल्टीप्लाई हम a माइनस बी से अगर करते हैं तो ये आता है a की पावर 2 माइनस में b की पावर 2। तो इसी तरीके से हमारे पास यहाँ जो है v प्लस यू और v माइनस यू, तो ये इसी फॉर्मूले की तरह हो गया, a प्लस वी ए माइनस बी, तो v प्लस यू वी माइनस बी। तो ये v माइनस यू तो क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर माइनस में u का स्क्वायर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, s इज इक्वल टू हाफ, ऊपर हो जाएगा v का स्क्वायर माइनस में u का स्क्वायर डिवाइडेड बाई a। अब नीचे राइट साइड में जो डिवाइड में है वो 2 है और a है, इसको हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे 2 और a को, तो ये जाके लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, s के साथ। तो ये 2 और a जो है लेफ्ट साइड में जाने के बाद में s के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं इसको v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, ग्राफिकल मेथड का यूज़ करके, वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ है उसका यूज़ करके हमने इक्वेशन थर्ड जो है मोशन की वो हमने यहाँ पे लिख ली। क्लियर। तो कैसे की हमने ये,
वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो एक ग्राफ आता है, एक स्ट्रेट लाइन ये, तो इस लाइन के नीचे का हमने एरिया निकाला। अगर हमें सेकंड इक्वेशन निकालनी है तो हम इस एरिया को दो भागों में बांटेंगे, एक तो ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, दूसरा रेक्टेंगल का। अगर थर्ड इक्वेशन निकालनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस कंप्लीट एरिया को एक शेप मान लेंगे। तो ये कंप्लीट एरिया जो है ये एक शेप, तो ये शेप कैसी होगी, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होती है, जिसकी दो साइड्स पैरेलल होती हैं और दो साइड्स एंटी पैरेलल होती है, नॉन पैरेलल होती है। दो साइड्स पैरेलल नहीं होती और दो साइड्स पैरेलल है। क्लियर। तो यहाँ पर ए ई साइड और बी डी साइड पैरेलल है, ए बी और ओ डी जो साइड है ये पैरेलल नहीं है। ए सी जो है ये ट्रेपेजियम की हाइट है, तो हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है। उसका फॉर्मूला ये होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट। अब पैरेलल साइड कौन कौन सी है, ए ई और बी डी। हाइट क्या है, ए सी। ए ई की वैल्यू रख दी हमने, बी डी की वैल्यू रख दी, ए सी की वैल्यू रख दी। पहली इक्वेशन से हमने ये लिखा v इज इक्वल टू यू प्लस 80। यू को लेफ्ट साइड में लेकर गए, माइनस का हो गया, a मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो गया, तो t की वैल्यू निकल गई। इस t की वैल्यू को निकाल के हमने पुट कर दिया कहाँ पर, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई है उसके अंदर, और वहाँ पुट करने से फिर हम सोल्व करेंगे तो ये जो है हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। क्लियर। तो ये आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। ठीक है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, देखिए। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन तो पता है आपको क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है कैसे पाथ में चलता है, एक सर्कुलर पाथ में चलता है, तो उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, सर्कुलर मोशन क्या होगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट moves in a circular path with a uniform speed, then its motion is called यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है। तब उसके मोशन को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है और उसकी जो स्पीड रहती है वो स्पीड यदि यूनिफॉर्म रहती है, तो उसका जो मोशन होगा उसको हम कहेंगे क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर जो मोशन होता है एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है, तो इसमें हम लिखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ए accelerated motion because direction of velocity change at every point but magnitude remains same। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन जो होती है चेंज होती है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो रहता है वो क्या रहता है, सेम। उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो हर पॉइंट पे चेंज होती है। किस तरीके से, देखिए यहाँ पर हम देखिए, जैसे हमने एक एग्जांपल माना कि एक ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और इसकी जो स्पीड है वो मान लिया 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो जब ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो हम यदि इस पॉइंट पे टेंजेंट डाल देते इस डायरेक्शन में, तो ये टेंजेंट आपको किसकी डायरेक्शन देगा, वेलोसिटी की।
ये जो एरो है ये एरो बताएगा कि इस पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। अगर ये ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पहुँच जाता है इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट के टेंजेंट हम एक लाइन खींचेंगे। ये जो लाइन है ये लाइन आपको क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जिसका मैग्नीट्यूड 50 मीटर पर सेकंड है, डायरेक्शन ये हो जाएगी। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँचता है तो इस पॉइंट के टेंजेंट हम एक लाइन खींचेंगे, मैग्नीट्यूड कितना है 50 मीटर पर सेकंड, और इस पॉइंट पर डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसके टेंजेंट। इसी तरीके से मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है घूमता घूमता यहाँ पर पहुँच जाता है, तो इस पॉइंट के टेंजेंट डायरेक्शन हम यहाँ पर ये एरो डालेंगे, तो यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है वो 50 मीटर पर सेकंड और डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है एक सर्कुलर पाथ में, तो उसका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है। जैसा हमने पहली डेफिनेशन में यहाँ पे लिखा है, व्हेन ऑन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विद ए यूनिफॉर्म स्पीड देन इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है एक एक्सेलरेटेड मोशन है। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है कि उसकी वेलोसिटी में चेंज होना। अब वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी के पास दोनों चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होते हैं। ठीक है, तो और एक्सेलरेशन जो हमने पढ़ा है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या है, वेलोसिटी चेंज कैसे होती है, तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड क्या रहता है, सेम रहता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। लेकिन सॉरी क्या नाम, मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम। और डायरेक्शन जो है वो क्या होती है, चेंज होती है। किसके अंदर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर, जैसा कि ये डायग्राम में हमने दिखा रखा है। तो ये जो डायग्राम है, दिस डायग्राम इज फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हम ये कहेंगे कि अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है हर पॉइंट पर, तो ये जो मोशन है ये मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन हो रहा है। सिर्फ एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड में चेंज होने की वजह से नहीं होता है। यदि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए तो हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन हो रहा है। तो इस केस में यहाँ पर क्या हो रहा है कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। ठीक है, इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन भी होता है। तो इसमें हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट जो टॉपिक है हमारा, लास्ट टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स तो सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या लिखेंगे, ए फोर्स रिक्वायर्ड फॉर circular motion of an object is called centripetal force. Its direction towards the center of circular path। देखिए क्या होता है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है जब वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है, जब भी एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है, जैसा कि ऊपर डायग्राम में हमने देखा है, जैसे ये जो पाथ है ऑब्जेक्ट का, यहाँ पर सर्कुलर पाथ है, तो ये ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है,
तो इस ऑब्जेक्ट के सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए एक जो नेसेसरी फोर्स है जो इसको सर्कुलर पाथ में घुमाता है, उस नेसेसरी फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होती है, किस डायरेक्शन में, तो हर पॉइंट पे उसकी जो डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द सेंटर होती है। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, ठीक है। जैसे मून है, मून रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, अराउंड द अर्थ, या अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, तो वहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। तो वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट के सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। और इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा सेंटर की तरफ होती है। और जो फॉर्मूला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का वो होता है F इज इक्वल टू mv² अपॉन में r। यहाँ पर जो m है ये क्या है, v क्या है, तो m जो है दिस इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। v जो है दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, या हम कहें स्पीड जो है वो है ऑब्जेक्ट की। और r जो है दिस इज रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है वो हमारे पास r है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। तो ये है हमारा जो मोशन चैप्टर है यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो इसमें आपको इतना पढ़ना है। तो अब हम इसका एक टेस्ट लेंगे, टेस्ट की डेट जो है आपको बता दी जाएगी। तो इसको अच्छे से अपनी नोटबुक में आपको उतार लेना है, कंप्लीट होता है चैप्टर। और फिर इसके टेस्ट के लिए तैयारी करनी है आपको, टेस्ट की डेट आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट है। तो इसको इतना करना, आपको अच्छे से पढ़ना है इसको। जो कोई डाउट है वो आपको बताना है, आप पर्सनली मैसेज करके बता सकते हैं। कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आया हो तो, ठीक है, उसको मैं दोबारा से करवा दूंगा जब हम इसका रिवीजन करेंगे तब। तो इसको अच्छे से नोट कर लेना बेटा।